अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ डॉक्टर मुबीन अंसारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मुबीन वोकल्स। आज इस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें हमारी जो लेफ़्ट ओवर एमसीक्यूज़ के हवाले से रह गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपको बताना बड़ा ज़रूरी है और आपका सुनना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर डेंटोलॉजिस्ट के एमसीक्यूज़ कुछ जो पीछे उसकी की में आंसर गलत दिए हुए हैं, तो इस केस में क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, स्टूडेंट को व्हाट शुड बी डी ए स्टूडेंट डू, कि अगर डेंटोलॉजिस्ट के एमसीक्यू जो पीछे गलत हैं उसमें मैं क्या आपको भी मैं बताता हूँ। नंबर 2 कि अगर जो मॉडल पेपर्स का मैंने आपको जिक्र किया था, तो मॉडल पेपर से कितने एमसीक्यूज़ आए थे हम लोगों के और नॉर्मली कितने एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं, ये भी आपको आज इस वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए वीडियो। और तीसरा है कि जो आउट ऑफ सिलेबस हम कह देते हैं, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो वाकई वो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं या उनका क्या सीन होता है, कैसे यूएचएस बनाती है, तो वो आपको ये तीन जो एक कॉमन सी जो है वो एक बीडीए स्टूडेंट का एक क्वेरीज होती हैं, वो हम इंशाल्लाह आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है रेड कलर से, उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ डिफरेंट लोगों से कंसल्ट करके और आप तक जो है सही जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाता रहूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डेंटोलॉजिस्ट वाले प्रॉब्लम पे कि अच्छा एक कोई क्वेश्चन है डेंटोलॉजिस्ट में जो एमसीक्यूज दिए हुए होते हैं, उनमें से कोई एमसीक्यू है जो आपका कह लें कि आपने उसका आंसर पीछे उसकी की में देखा जाए, एक्सप्लेनेशन लिखी होती है तो आंसर उसका यहाँ पे सी था लेकिन वहाँ बी लिखा हुआ है, तो आप श्योर हो कि यार ये इसका आंसर नहीं है। तो आप उसके लिए सबसे जो है जो तरीका है वो ये है कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन जो लिखी होती है ना आंसर की, वो पढ़ो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ोगे तो उधर से आपको आइडिया हो जाता है कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, ठीक है। और कुछ आपके जहन में भी, माइंड में भी पहले से होगा कि यार इसका ये आंसर है तो इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है। तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, आपको उधर से आइडिया हो जाएगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पहले। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको पता लग गया इसका आंसर सी ही है, जो मैं सोच रहा था वो सही है लेकिन इन्होंने बी लिखा हुआ है, तो बी ये गलत है। तो आपको पता लग गया गलत है, क्योंकि वो भी जाहिर है इतने वो तो नहीं, उनसे भी मिस्टेक हो जाती हैं। डेंटोलॉजिस्ट में भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मैंने भी पढ़ी है, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज जो हैं उसमें रोले नज़र आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट उसको क्लियर कर लेना है, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आपको पता लग गया इसका ये आंसर होना चाहिए। अब अगर वही क्वेश्चन आपके प्रॉफ में आ जाता है, ठीक है, जो कि वहाँ उसका आंसर गलत लिखा हो, तो अब तब आपने क्या करना है? अब ये सोचने की बात है कि आइदर आपने वो उसका आंसर सही वाला करेक्ट कर, जो आपने जो जो मतलब सही कॉन्सेप्ट जो आपने लिया, आपको जो आंसर सही लगा आपने वो लगाना है, या फिर जो उधर की बनी हुई है वही लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि मैंने बहुत से लोगों से इस बारे में बात की है, कंसल्ट किया है, तो उन लोगों की भी यही राय थी और मेरी भी यही राय है कि आप लोगों ने जो उस एमसी को जो आंसर करना है वो वही करना है जो वहाँ की बनी हुई है डेंटोलॉजिस्ट में, ठीक है। क्योंकि वहाँ से जिस एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन उठाया है ना, उसने वो उधर से की भी उसकी वही उठाई है। उसने एक्सप्लेनेशन चाहे पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन उसकी की उसने वहीं से उठाई है। मतलब फॉर एग्जांपल अब एक क्वेश्चन है, उसका आंसर पीछे की में बी ही है, तो उसने भी बी ही उठाया है उसका, ठीक है, बीटा ही उसका आंसर होगा। तो आपने उसका आंसर पेपर में वही करना है जो आपकी की है, ठीक है। ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी अगर वैसे तो होना नहीं चाहिए प्रॉफ के पेपर में, क्योंकि प्रॉफ में कुछ एमसीक्यूज तो बहुत ईजी आते हैं, हम ओवर थिंक कर जाते हैं कि इसका ये इतना इजी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे नहीं करना, इजी रहे कि आपने जो है ना वो उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। और जो कि वहाँ दी भी है डेंटोलॉजिस्ट में वही फॉलो करनी है, क्योंकि एग्जामिनर ने भी वही की उठाई है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मॉडल पेपर के हवाले से जो कितने एमसीक्यूज आते रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी दफ़ा तो 2 से 3 एमसीक्यू मस्ट आते थे, ठीक है। 2 से 3 एमसीक्यू तो ज़रूर मैंने देखे हैं, और मेरी आदत थी कि मैं मॉडल पेपर जो है वो पेपर से
पहले करके जाता था 1-2 घंटे, या फिर रात को पेपर से लास्ट नाइट जो है मैं एमसीक्यू पेपर जो मॉडल पेपर है वो करता था रीड आउट, एससीक्यूज भी एमसीक्यूज भी। तो एमसीक्यूज में से 2 से 3 एमसीक्यू तो जरूर आए होते थे पेपर में, ठीक है। अब चाहे उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके वो दे दें, लेकिन होते थे जरूर, ठीक है। तो आपने इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल पेपर तो कभी छोड़ना ही नहीं है जिंदगी में भी। 2 से 3 नंबर आपके वहां से पक्के हैं, और खुदा ना खासा अगर किसी की सप्ली आती है तो वो भी 2 या 3 नंबर से ही आती है 47-48 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो आराम से इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। और इवन के 15 to 18 एमसीक्यूज भी आए हुए हैं पेपर में, ठीक है। तो ऐसा पेपर भी आया हुआ है यूएचएस का जिसमें 15 से 18 एमसीक्यूज भी आए हुए हैं, और ये 2017 में जो है, और 2016 का ओरल मेडिसिन और 2017 का जो है वो ऑपरेटिव, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज आए थे मॉडल पेपर से। तो मैं आपको डाटा इकट्ठा किया है तो मैं आपको बताता चलूँ कि तो मॉडल पेपर आपने कभी नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। आखिरी जो घंटा होता है उसमें करके जाएं, लेकिन आखिरी घंटे में ज़रूर आप मॉडल पेपर करें, ठीक है। और तीसरा था कि अच्छा वो एक ये बात थी कि मैंने आपको वो पिछली वीडियोस में जो थी वो बुक्स के हवाले से, हेल्पिंग बुक्स में, उसमें एक मैंने बताया था सीडी के एमसीक्यूज। तो ये ज़रा करेक्ट कर लें कि सीडी के जो एमसीक्यूज होते हैं वो 200 हैं, यानी कि 100 ओल्ड बुक जो सीडी की है और जो न्यू बुक है उसमें भी 100 है, तो दोनों मिला के 200 एमसीक्यूज हो गए। तो सीडी के एमसीक्यूज ओल्ड बुक और न्यू बुक दोनों के करने हैं जो उसके पीछे बैक पे जो दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करके जाने हैं। अच्छा इसके अलावा तीसरा था कि क्या एमसीक्यू क्या पेपर जो है वो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी उसके अंदर क्वेश्चन दे देता है यूएचएस। तो इसका आंसर है नो, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस कभी भी नहीं आता, ठीक है। पेपर करते वक्त आपको लग रहा होता है कि दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, और ये ऐसी कोई बात नहीं है। यूएचएस जो भी बनाएगा वो सिलेबस के अंदर से बनाएगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। यूएचएस से मैं 2-3 लोगों से मिल चुका हूँ, तो उन्होंने भी यही बताया है कि कभी भी यूएचएस आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता है। वो सिलेबस के अब होता यूँ है कि एक क्वेश्चन है उसको ना ज़रा मॉडिफाई करके यूएचएस दे देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन है, जैसे वो डॉक्टर जवाद ने पिछली जो वीडियो है आप वो भी देख लीजिएगा ज़रूर, उसमें उन्होंने बताया था कि जो अब फॉर एग्जांपल जैसे एक एफडीआई सिस्टम है या उसमें एक टूथ्स का नंबर 26 है, ठीक है। तो उन्होंने पूछ लिया, ठीक है, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर या मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, ठीक है, जो भी है 26 है 36 है। अब ये 36, 26, 16 ये अगर आपको नंबरिंग सिस्टम नहीं आता तो आप कभी भी नहीं सॉर्ट आउट कर सकते, यानी कि 26, 36, 46, 16 लगा कर उन्होंने आपको ब्लैंक कर दिया, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा उन्होंने क्वेश्चन नहीं दिया कि भाई ये मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर, इसका क्लूजल एक्सपेक्ट जो है वो ड्रा करें। आपको 26 कह दिया, 36 कह दिया, 46 कह दिया। तो ये बाद औक़ात इस तरीके से भी क्वेश्चन को वो मॉडिफाई करके दे देते हैं। और यूएचएस में मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इसके एमसीक्यूज और एससीक्यूज अगर बहुत ही कोई मुश्किल पेपर आ जाए तो उसके जो एससीक्यूज या एमसीक्यूज होते, एससीक्यूज में अगर हम बात करें तो 2 से 3 ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही आपको ब्लैंक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई भी मुश्किल पेपर नहीं आता। हाँ एक एक्सेप्शन है सर्जरी का, मैं फिर आपको कहता हूँ ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी फाइनल ईयर का जो है वो आप पेन लेकर करो। वो एक ऐसी एक्सेप्शनल पेपर आता है कि इसमें कुछ नहीं कह सकते, मुश्किल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी आसान, लेकिन आजकल तो मुश्किल आ रहा है। तो जो फाइनल ईयर के हैं वो मैं फिर उनसे कह रहा हूँ कि सर्जरी करना शुरू कर दें। सर्जरी बहुत तंग करता है आपको, ठीक है, और सर्जरी में कोई रियायत नहीं है। मैं भी आपको यही कहूँगा कि हर चीज़ करें सर्जरी की, किलीज, ठीक है, फ्रैक्चर उसमें से भी करें, और नीलमा से भी कोशिश करने के एक दफ़ा रीड कर लें तो सर्जरी को आप ना थारो कर लें। बाकी आप जैसे मर्जी करें लेकिन सर्जरी ज़रूर करें, सर्जरी में ही सप्लीज लगती है हर साल, और नंबर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग कर देते हैं वो। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं है, तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी एमसीक्यूज़ के हवाले से। और अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियोस हम लेके आते रहते हैं काफ़ी सारी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से बताएंगे। कुछ स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन किया उन्होंने पिछले दिनों के, हम टाइम को कैसे मैनेज करें, कितने महीने हम पढ़ने पे दें, कितने महीने हम ये करें वो करें। तो टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से एक वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। अगर वो नेक्स्ट वीडियो हुई तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट में ही बता दूं, नहीं तो आगे उससे अगली वीडियो बता दूंगा। लेकिन हमारे जो अगले सेक्शन है वो अब टाइम मैनेजमेंट है और SCQs हैं, ठीक है। तो किसी ने मिस नहीं करनी है वीडियोस, आपके लिए ही ये बनाई जाती हैं, ठीक है। और सारा मटेरियल्स इकट्ठा करके आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करते हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।